अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिसलेनियस टॉपिक्स में एक छोटा सा टॉपिक जो था वो लेक्चर में सुबह मिस हो गया था, तो मैंने सोचा कि उसको ऑफलाइन रिकॉर्ड करके पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग जो मैं शेयर करता हूँ आपको हैंड ओवर कर दूँ। इसमें बेसिकली ये है कि हमारे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वाइल, इफ एट्सेट्रा, इनके हवाले से थोड़ी सी मिसलेनियस डिस्कशंस हैं। मसलन आप सबको पता है कि जब भी हम वाइल, इफ या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके साथ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बनाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस एंड द स्ट्रक्चर्स। उनके लिए तो ये मैंडेटरी है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जिनमें वाइल, इफ, रिपीट, इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लो को कंट्रोल करते हैं, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को, उनमें ब्लॉक बनाना उस वक्त ज़रूरी होता है जब हमारे पास उस टिपिकल स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स मोर देन वन होती हैं। अगर हमारे पास जस्ट एक ही स्टेटमेंट हो जो उस कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट हो, तो हम अगर ये करली ब्रैकेट्स का ब्लॉक ना भी बनाएं तो हमारा कोड परफेक्टली एग्जीक्यूटेबल होता है। जैसा कि इस मिसाल में है कि i इज इक्वल टू 0 फॉलोड बाय अ सेमीकोलन, while i इज लेस देन 1000, सी आउट i प्लस प्लस एंड l। अगर आप मेन में ये लाइनें लिखेंगे और ये जो ब्लॉक स्ट्रक्चर के लिए हम करली ब्रेसेस लगाते हैं ये while के साथ हम नहीं भी लगाएंगे, सिमिलरली इफ के साथ, एल्स के साथ, रिपीट के साथ अगर हम ये नहीं भी लगाएंगे तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन ये उसी सूरत में हम अवॉइड कर सकते हैं इफ देयर इज एग्जैक्टली वन स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर तो हमें इन एनी केस ब्लॉक बनाना है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हम जो है वाइल के साथ सिंपली एक भी अगर स्टेटमेंट ना लिखना चाहें तो वी कैन मैनेज इट। यानी कि अगर हम सिंपली वाइल के साथ यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें एट द एंड, तो ये जो स्टेटमेंट होगी वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 1000 सेमीकोलन, इसका मतलब है कि देयर इज नो स्टेटमेंट विद द वाइल, ओनली वाइल का जो ये लाइन है ये 1000 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। वो भी इसलिए कि i 0 से शुरू होके i लेस देन इक्वल टू दिस जा रहा है, और बल्कि ये इन्फिनिट हो जाएगी क्योंकि यहाँ i प्लस प्लस हमने नहीं किया हुआ। तो इन दैट सेंस कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो भी आमतौर पर कुछ प्रोग्रामर्स करते हैं, और कि वाइल के ना तो ब्लॉक होता है ना कोई स्टेटमेंट होती है, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पर वो कोई फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं और वो फंक्शन ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है, और वो फंक्शन जो है वो रिपीट कर रहा होता है। तो अगेन स्टेटमेंट्स भी जरूरी नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट हो तो ब्लॉक जरूरी नहीं है, और अगर मोर देन वन स्टेटमेंट्स हो तो ब्लॉक बेहतर है। मगर ये एडवाइस आपको किया जाता है कि इन एनी केस आप ब्लॉक बना लें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स ले लें, इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी ज्यादा बेहतर हो जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो जाती है। दूसरी चीज आपने जो अब तक ऑब्जर्व की है वो है इंडेंटेशन, कि हम जब भी एक ब्लॉक बनाते हैं उस ब्लॉक के अंदर का जो कोड है उसको हम थोड़ा सा राइट साइड को इंडेंट करके लिख देते हैं। सो ये जो इंडेंटेशन है ये भी आपके कोड की रीडेबिलिटी को, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को ज्यादा आसानी से रिवील करती है, तो हमें इंडेंटेशन भी करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये है कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो हमें इन एनी केस बनाना है, तो बेशक हमारी कोई स्टेटमेंट नहीं है, इवन हम वाइल यूं लिख रहे हैं कि वाइल x by z अ फंक्शन विद इन करली ब्रैकेट्स, हम सिर्फ एक सेमीकोलन ही लगा दें, दैट इज सफिशिएंट। सो वाइल के सामने अगर हम एक ब्लॉक बना के उसके अंदर सेमीकोलन लगाएं, इसका मतलब है कि हम जब तक ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है हम ये एग्जीक्यूशन करते रहेंगे, लेकिन और कुछ और नहीं करेंगे। इस एग्जीक्यूशन के अंदर सिंपली ये फंक्शन कॉल होता जाएगा और वो जब तक ट्रू रिटर्न करता रहेगा ये चलता रहेगा। जैसे ही वो फॉल्स रिटर्न करेगा हम नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएंगे।
इसी तरह की कई तरह से इस तरह की एक्टिविटीज प्रोग्रामर करते हैं। मसलन कई दफा प्रोग्रामर लिख देता है कि जी इफ आई इज लेस देन 10, सॉरी ये राउंड ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड, एल्स डू दिस। यहां पर वो कुछ भी नहीं लिखता, कोई स्टेटमेंट्स यहां पर वो प्लेस नहीं करता। इस सूरत हाल में बेहतर ये है कि ये वाली स्टेटमेंट्स जो हैं ये इसके फॉल्स होने पे अगर एग्जीक्यूट होनी है तो हम सिंपली एक इफ ही लिख लें जिसमें लिखें आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 विच इज रिवर्स ऑफ दिस कंडीशन, और उसमें ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर लें। तो ये ब्लॉक हमें बनाना चाहिए, ज्यादा इंट्यूटिव बनाना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है जो मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको दे रहा हूं। लेकिन बहरहाल अगर सिंगल स्टेटमेंट हो या नल स्टेटमेंट हो, कोई स्टेटमेंट ना हो तो हम ब्लॉक अवॉइड भी कर सकते हैं। इफ एल्स इफ, सी प्लस प्लस में, सी में एल्स इफ नाम की कोई चीज नहीं है जो काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती है। तो हमारे पास सिर्फ इफ और एल्स अवेलेबल हैं इन सी प्लस प्लस, इफ एंड एल्स, कोई एल्स इफ नहीं है। तो अगर हमें एक इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसा कि ये मैंने लेफ्ट साइड के कोड के ऊपर लिखा हुआ है कि इफ आई इज लेस देन 10 तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दो, और अगर आई ग्रेटर देन 10 है मगर लेस देन 20 है, ग्रेटर देन की वजह से हम इसमें आ जाएंगे, वहां नई कंडीशन लगा के ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। और अगर आई लेस देन 10 भी नहीं है, आई लेस देन 20 भी नहीं है, मगर आई लेस देन 50 है, तो एक और एल्स लगेगा और उसकी स्टेटमेंट्स यहां आ जाएंगी। और अगर आई लेस देन 50 भी नहीं है तो एक एल्स लगेगा, तो ये चीजें हमारे पास यूं आ जाएंगी। तो सी प्लस प्लस में बेसिकली हमें ब्लॉक्स बनाकर, ठीक है, ये सारा इस तरह से लिखना होगा। ये एक ब्लॉक है और ये एज अ होल इस एल्स का ब्लॉक है। दूसरी तरफ आ जाएं, ठीक है, ये वाला ब्लॉक है और ये सारे का सारा इस एल्स का ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं, ये एक ब्लॉक है जो इस इफ का है और ये वाला ब्लॉक उसका एल्स है। तो बेसिकली हमारे पास इफ एल्स इफ इस तरह से एक नेस्टेड स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर हम कुछ करली ब्रैकेट से अवॉइड कर लें तो हम इसी चीज को, क्योंकि इस एल्स पोर्शन में मेरे पास सिर्फ ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, एक एंटिटी है, तो मैं ये वाली करली ब्रैकेट्स अवॉइड कर सकता हूं। यहां पर आनी चाहिए थी, इस एल्स के बाद यहां करली ब्रैकेट्स आनी चाहिए थी, यहां स्टार्ट होती, उसके बाद ये आता और उसके बाद एट द एंड यहां पर एक करली ब्रैकेट एंड पे ये जो स्टार्ट हुई है वो क्लोज भी हो रही होती। तो इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर में अगर ये सिचुएशन हो कि ये पूरा एक ब्लॉक आएगा एल्स में, सिमिलरली ये पूरा एक ब्लॉक आएगा एल्स के अंदर, वी कैन अवॉइड करली ब्रैकेट्स हेयर, ब्लॉक्स हेयर। और इफ एल्स के फौरन साथ स्पेस देके इफ लिख दें, नई लाइन में लिखें, मल्टीपल स्पेस देके लिखें, इफ लिख दें, हमारे पास ये थोड़ा सा ज्यादा नीट एंड क्लीन इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर बन सकता है। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रामर्स रिकमेंड करते हैं कि इसको यूं बनाना चाहिए, कुछ प्रोग्रामर्स रिकमेंड करते हैं कि नहीं यूं ही बनाना चाहिए। मेरे तरफ से ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं, आप जौन सा स्ट्रक्चर मर्जी यूज कर लें। कि अगर आपने इफ एल्स इफ बनाना है तो यू कैन यूज इट लाइक दैट, ठीक है जी। ये इसके बाद वाइल और फॉर का एक छोटा सा यहाँ पर डिस्कशन है। वाइल स्ट्रक्चर में होता है कि हम लूप में आने से पहले कुछ इनिशियलाइजेशंस करते हैं, वाइल के साथ एक कंडीशन एसोसिएटेड होती है और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होना है। और इनफैक्ट उसके अंदर ये चीज भी इन्वॉल्व होती है कि हमने किसी ना किसी तरह से लूप वेरिएबल्स को एडवांस करना होता है कि एट सम स्टेट ऑफ टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाए। फॉर लूप इसके मुकाबले में कीवर्ड फॉर से शुरू होता है, तो इसमें बेसिकली ये जो इनिशियलाइजेशन है वो भी फॉर के अंदर मौजूद होती है बिफोर द फर्स्ट सेमीकोलन। ये जो कंडीशन है ये भी फॉर के अंदर होती है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सेमीकोलन। और इसके बाद ये जो एडवांसमेंट है ये आफ्टर द सेमीकोलन मौजूद होती है। तो एक्चुअली फॉर में और वाइल में बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस हों
तो वो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके की जा सकती है। ठीक है, i इज इक्वल टू 1, कॉमा j इज इक्वल टू 1, कॉमा k इज इक्वल टू 1, कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो सकती हैं। इसी तरह अगर मल्टीपल एडवांसमेंट्स करनी हो तो यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके आप मल्टीपल एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। कंडीशन मल्टीपल नहीं होगी, कंडीशन सिंगल ही होगी, उसमें एंड और नॉट ऑपरेशंस यूज हो सकते हैं। ये जो है ये हमारा वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा। अभी दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फ्लो ऑफ वाइल होता है वो बेसिकली ये स्टेटमेंट्स ऊपर से नीचे यहाँ तक एग्जीक्यूट होती हैं, फिर ये कंडीशन टेस्ट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और फिर वापस आके वाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। फिर ये कंडीशन ट्रू हो तो वापस आके कंडीशन टेस्ट होती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है ये चलती रहती है। आमतौर पर एट द एंड हम ये लूप वेरिएबल्स को एडवांस करते हैं और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर सिंपली इस कंडीशन को टेस्ट करते ही हम नीचे आ जाते हैं और इन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। सो प्रायर टू द कंडीशन टेस्ट इनिशियलाइजेशन होगी, एग्जैक्टली वही फॉर्म में होगा कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे ये इनिशियलाइजेशन एक दफा होगी। इस एक दफा इनिशियलाइजेशन के बाद जिस तरह वाइल के अंदर कंडीशन टेस्ट होती है उसी तरह ये कंडीशन टेस्ट होगी फॉर में भी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये जो एडवांसमेंट है आखिर सेमीकोलन के बाद उसकी बारी बाद में आएगी। जब ये फॉर लूप एंड हो जाएगा तो फिर लाइक द वाइल लूप ये एडवांसमेंट्स होगी, वो एडवांसमेंट्स यहां लिखी जाती है। अगर ये एडवांसमेंट्स ट्रू हुई तो फिर कंडीशन टेस्ट होगी। इन केस ऑफ ट्रूथ नीचे आएंगे, फिर वापस आएंगे, एडवांस करेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे, नीचे आएंगे, एडवांस करेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे, नीचे आएंगे, एडवांस करेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे, वो फॉल्स होगा तो लूप से बाहर। सो वाइल और फॉर में फर्क उसका सिर्फ ये है कि उन तीन चीजों को लिखने का जो जगह है, तरीका है, वो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अदरवाइज दे आर सेम। इसने यहां आना ही है, इसने यहां आना ही है, इसने यहां आना ही है और इन स्टेटमेंट्स ने यहां पर आना ही है। तो ये वाइल और फॉर का फर्क है। आप फॉर यूज करना चाहें फॉर यूज कर लें, वाइल यूज करना चाहें वाइल यूज कर लें। वाइल में इसलिए पसंद करता हूं कि वाइल का जो सीक्वेंस है वो बड़ा नेचुरल, क्लियर, सिस्टमैटिक है कि एंड के ऊपर आपने यहाँ आके कंडीशन टेस्ट करके फिर इस सारों को एग्जीक्यूट करना है। इस केस में जब आप एंड पे आते हैं इसके बाद इसकी बारी आती है, फिर नीचे आते हैं, फिर इसकी बारी आती है, अब नीचे आते हैं। इसी तरह जब आप ऊपर से आते हैं तो इसकी बारी के बाद इसकी बारी आती है, फिर नीचे आते हैं। यहाँ पर वो स्ट्रेट होता है, बस ये इसमें और कोई ऐसा नहीं है। कंडीशन फॉल्स होने के ऊपर हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक फर्क है कि वाइल स्टेटमेंट में अगर हम कंडीशन ना लिखें तो वो एक एरर है, सिंटैक्स एरर है, ये आपको अलाउ नहीं करेगा C++। लेकिन फॉर के अंदर अगर आप कुछ भी ना लिखें, ना कोई इनिशियलाइजेशन करें, ना कोई एडवांसमेंट करें, ना ही कोई कंडीशन लिखें, फॉर लूप फिर भी चल जाता है। और बेसिकली ऐसा फॉर लूप एक इन्फिनिट फॉर लूप होता है और इन्फिनिट फॉर लूप नेचुरली आपके प्रोग्राम को इन्फिनिटली एग्जीक्यूट करेगा अनलेस एंड अनटिल समहाउ आप यहाँ पर कोई कंडीशनल ब्रेक स्टेटमेंट यूज करें। तो ब्रेक हमेशा कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, जब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी आप लूप ब्रेक कर लेते हैं। उससे बेहतर है कि हम अपने एनालिसिस को सही करके वाइल लूप यूज करते हुए अप्रोप्रिएट कंडीशंस ब्रेक करें। ये स्टूडेंट, तो ये चंद चीज़ें थी जो मेरे से सुबह के लेक्चर में मिस हो गई थी, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं और मैं उसके साथ अटैच कर रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है मेरी?
वालेकुम वालेकुम सलाम सर, आ रही है आवाज? थैंक यू। अच्छा जी, तो पिछले लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सी स्टाइल स्ट्रिंग्स को और स्ट्रिंग्स को। मैंने पूछा आपका कोई अगर क्वेश्चन हो। चलने लगता है आपके पास आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। वैसे भी टॉपिक को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो थोड़ा सा चीज़ को रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि सी स्टाइल स्ट्रिंग्स में आप सारों को पता है कि मैंने आपको एट द एंड बताया था कि देयर इज अ फंक्शन strlen, ठीक है, विच रिटर्न्स द लेंथ ऑफ सी स्टाइल स्ट्रिंग। तो अगर मेरे पास एक कैरेक्टर एरे x है जिसके अंदर मैंने अल्फा स्टोर किया हुआ है और मैं कहीं पर आके इंट n इज इक्वल टू strlen और उसके अंदर x लिखता हूं, तो ये फंक्शन जो है ये इवेल्युएट होगा और रिजल्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं सी आउट n करूं तो उस आउटपुट में मुझे 5 मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ कि ये जो x एरे है, इस x एरे की कैपेसिटी क्या है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है वो मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताएगा। ठीक है, अल्फा इज द स्ट्रिंग स्टोर्ड इन वेरिएबल x, तो स्ट्रिंग लेंथ ऑफ x मीन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, नॉट द लेंथ ऑफ एरे। इवन अगर आप यहां पर एरे बनाते हुए 50 लिख देते तो एरे जो है वो तो 50 की कैपेसिटी की बन जाएगी। ठीक है, जिसका लास्ट इंडेक्स 49 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू चलेंगे, और उसके अंदर अल्फा \0 और रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग में यू हैव नो आइडिया व्हाट इज स्टोर्ड, बट कम से कम हमें इतना पता है कि इसके फर्स्ट 5 जो लोकेशंस हैं एरे एक्स की, उसमें स्ट्रिंग स्टोर हुआ है और स्ट्रिंग जो है उसका नाम एक्स है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो अल्फा है और अल्फा के अंदर 5 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5 कैरेक्टर्स। ये यहां से हमें आइडिया हो गया। अब ये तो एक एस्पेक्ट है कि स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग कंपेयर के फंक्शंस जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे वो बने बनाए फंक्शन है। और एट द एंड मैंने ऑफलाइन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी बता दिए थे जो स्ट्रिंग के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो ये आप सी स्ट्रिंग हेडर को इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं। बट एज अ एक्सरसाइज
आपको ये कहा जा सकता है कि आप एक फंक्शन बनाएं जिसका नाम है void length, और उसको अगर आप एक कैरेक्टर एरे पास करें तो ये उसकी, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया हूं, void नहीं, इट इज एन इंटीजर फंक्शन, तो ये क्या करे, उसकी लेंथ रिटर्न करे. So you can be asked. Now here this character array is considered as a C string. तो आप ये वाला फंक्शन खुद बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन जो है आपने वही इस्तेमाल करना है जो लाइब्रेरी में C string हेडर से आपको अवेलेबल होता है. अब ये फंक्शन अगर आपने बनाना है तो यू शुड नो कि व्हाट अ C string is. So C string is a character array, वो हमारे पास पैरामीटर में अवेलेबल है विद द नेम A, and you know that कि starting from the beginning of the array till \0 string मौजूद है. \0 is just a delimiter, end of string character, उससे पहले string मौजूद है. तो हमने एक्चुअली कैरेक्टर्स काउंट करने हैं बैकस्लैश से पहले जो A array में मौजूद है और उसे हमने रिटर्न करना है. So in that sense इस फंक्शन को बनाना जो है वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आप सिंपली एक वेरिएबल ले int I, उसको 1 से इनिशियलाइज कर लें, एक और वेरिएबल ले लें j, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लें. आप एक वेरिएबल से भी काम चला सकते हैं. बहरहाल while a of j is not equals to \0 which is end of string. So if its parameter is a string तो उसमें कहीं ना कहीं \0 जरूर होगा. और इसमें आपने सिंपली ये करना है कि i is equal to i+1 and j is equal to j+1 करना है. तो ये चूंकि दोनों वेरिएबल एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो आपको मैंने पहले बोला था कि आप अगर कोशिश करें तो एक वेरिएबल से भी हो सकता है. अब जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा. a of j \0 नहीं होगा. as soon as a of j \0 हो जाएगा उस वक्त ये वाला लूप टर्मिनेट कर जाएगा और आप इस लूप से बाहर आके रिटर्न i कर सकते हैं. ठीक है. अब ये मैंने जल्दी में एक फंक्शन बना लिया है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये फंक्शन क्या है, ये है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो मेरा अपना बनाया हुआ है. इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी हैव सम लॉजिकल एरर्स. तो अभी इसको अगर आप देखें और तो ये एक टिपिकल सिचुएशन जो है जिसमें अगर एरे के बिल्कुल शुरू में ही \0 पड़ा हो तो इन दैट केस इस फंक्शन को 0 रिटर्न करना चाहिए. लेकिन ये फंक्शन इन दैट केस क्या रिटर्न करेगा, i is equal to 1 विदाउट एनी आइट्रेशन ये वाला लूप टर्मिनेट कर जाएगा, रिटर्न i, ये 1 रिटर्न कर देगा. सो देयर इज अ बग इन इट. उसको यू कैन करेक्ट इट इफ यू हैव सेंस्ड देयर इज अ बग कि मुझे इसको लेने की जरूरत नहीं है एट द एंड. ठीक है, मुझे j को ही रिटर्न कर देना चाहिए. अब अगर देखें ब्लैंक स्ट्रिंग के केस में इट इज वैलिड. अगर आपके पास एक ऐसा स्ट्रिंग आता है जिसमें 2 कैरेक्टर्स मौजूद हैं तो क्या ये उसके लिए भी वैलिड है. ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि अगर फर्ज कर ले इसके अंदर लिखा हुआ है me\0 तो j 0 हो गया. अब इसे ड्राई रन करते हैं. a of j \0 नहीं है, j में इंक्रीमेंट हो जाएगा. अगली आइट्रेशन में a of j 0 नहीं है, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा. अगली आइट्रेशन में a of j वाली जगह पर 0 मौजूद है. जब हम लूप से बाहर निकलेंगे तो j में 2 मौजूद होगा और 2 रिटर्न करेंगे और 2 ही जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है. तो स्टूडेंट इन दैट सेंस अगर हमें सी स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट का आइडिया है कि सी स्ट्रिंग इज एन एरे विद अ \0 आफ्टर इट, तो वी कैन राइट आवर ओन फंक्शंस टू मैनेज सी स्टाइल स्ट्रिंग्स. ठीक है,
एंड सिमिलरली सी स्ट्रिंग्स जो हैं वो भी हम किसी ना किसी लेटर स्टेज के ऊपर सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वी कैन बिल्ड दोज फंक्शंस बाय आवरसेल्व्स। सो जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस है, अगर हमें उनके मुतालिक क्लियर आइडिया हो तो हम लॉजिकली हर एक फंक्शन को बिल्ड कर सकते हैं। पावर फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, इवन साइन का, कॉस का कोई भी फंक्शन है, हम उसे खुद से बिल्ड कर सकते हैं। तो यू शुड हैव द कैपेसिटी कि विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शंस, इफ वी आस्क्ड यू टू मेक अ फंक्शन, यू कैन। तो हम आपको जो भी बैकग्राउंड नॉलेज होगा, जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज होगा वो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको अगर कहा जाएगा आपने फंक्शन बनाना है तो यू शुड मेक इट। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि वी कैन मेक आवर ओन फंक्शंस। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, उसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, जिनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट उनके ऊपर एक दो वर्ड्स बोल के आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि उनमें से मोस्टली आपको आते होंगे और बाकी जो है उनके साथ फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, मसलन लेबल और गो टू का एक कॉन्सेप्ट है जो हाईली डिस्करेज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, व्हाट अ लेबल इज एंड व्हाट अ गो टू स्टेटमेंट इज, बहरहाल कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ सकती है। सो लेबल जो है वो बेसिकली आपका एक तरह का वेरिएबल नेम होता है जिसके एंड के ऊपर आप कोलन लगा देते हैं। तो ये जो भी इस तरह की एंट्री आपके प्रोग्राम में अपीयर होती है वो लेबल कहलाती है। ये कोई एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं, ये जस्ट ऐसे ही है कि जैसे आपने कुछ नोट लिख के स्टिकर के ऊपर आपने कहीं चिपका दिया है। ठीक है, या यहाँ बाहर अगर आप निकलते हैं सड़क के ऊपर तो आपको डिफरेंट बोर्ड्स नजर आते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, तो वो बोर्ड्स आपके लिए लेबल होते हैं। ठीक है, सो लेबल जो है वो कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं होती, वो बस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो वहां पर अपीयर हो रही है। जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है ए लेबल कोलन, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट इज जस्ट मेन में ये तीसरी लाइन है। ठीक है, अब उसके बाद गो टू की स्टेटमेंट क्या करती है, गो टू के सामने हम किसी भी लेबल का नाम लिख सकते हैं, सेमीकोलन लगाएंगे, तो बेसिकली गो टू स्टेटमेंट ये करेगी कि जब उस स्टेटमेंट की बारी आएगी तो उसके बाद जहां पर भी आपके प्रोग्राम में वो लेबल होगा, इमीडिएटली कंट्रोल जो है वो वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा और इन बिटवीन जो स्टेटमेंट्स आ रही होंगी वो स्किप हो जाएंगी। इवन ये लेबल जो है वो ऊपर भी हो सकता है, तो गो टू स्टेटमेंट्स जो है वो एक दफा नीचे से होके वापस ऊपर आके स्टेटमेंट्स को दोबारा से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो ये आपके एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को एब्रप्टली चेंज कर सकता है। आप किसी भी जगह पर अपने प्रोग्राम में जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपका प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होता है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, जो हमने पहले लेक्चर से स्टडी करना शुरू कर दिया था। फिर हमने एट द एंड देखा कि व्हाइल लूप जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता है, लेकिन व्हाइल लूप इज अ स्ट्रक्चर, एक पैटर्न है, वो एक टिपिकल मेथड से इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता है। जब तक कंडीशन फुलफिल होती रहती है वो इंस्ट्रक्शन रिपीट करता रहता है, एज सून एज कंडीशन फॉल्स होती है वो रिपीट करना छोड़ देता है। वो एक स्ट्रक्चर है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। इसी तरह इफ हमने देखा है कंडीशन ट्रू हो वैल्यूज एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, कंडीशन फॉल्स हो स्टेटमेंट स्किप हो जाती है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। एक स्टेज के ऊपर हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था ट्राई कैच का, ट्राई कैच भी एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो गो टू लेबल है ये कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। आप अपने प्रोग्राम में एट एनी स्टेज लेबल बना सकते हैं और एट एनी स्टेज आप गो टू सम लेबल करके एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। अब इससे जो है प्रोग्राम में अगर बहुत ज्यादा गो टू यूज कर ली जाए तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक दो गो टू यूज हो रही हो तो मैनेजेबल होती हैं,
लेकिन अगर बहुत ज्यादा गो टूज यूज हो जाएं तो हम उससे जो इम्पैक्ट बनता है उसको कहते हैं कि इस कोड में स्पेगेटी इम्पैक्ट मौजूद है। ये स्पेगेटी कोड है। स्पेगेटी आपको पता है ना, वो एक उलझी हुई चीज होती है, सवैयां जो होती हैं आपस में सारी मिक्सअप हुई होती हैं, तो उनकी उलझन को रिमूव करना कोई आसान नहीं होता कि हम उनको सेपरेट कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। तो इसलिए गो टू स्टेटमेंट जो है वो बहरहाल डिस्करेज की जाती है, ठीक है। लेकिन आप अपने लॉजिक को बिल्ड करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं इंटरनेट पे आपको नजर आए तो आपको आइडिया होना चाहिए। आप कोशिश करें कि गो टू बिल्कुल यूज ना करें। इफ आपके पास अवेलेबल है, इफ एल्स अवेलेबल है, ट्राई कैच अवेलेबल है, व्हाइल अवेलेबल है, रिपीट अवेलेबल है, फंक्शन कॉल्स अवेलेबल हैं, वो स्ट्रक्चर्ड हैं सारी के सारे जो प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, यूज देम। से नो टू गो टू, डन। आगे चलते हैं। इसके बाद स्विच स्टेटमेंट है। ये ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक इफ एल्स एटसेट्रा। सो ये भी एक बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। स्विच जब भी आप यूज करेंगे ये कीवर्ड स्विच से शुरू होगा, लाइक इफ है, व्हाइल है, वो कीवर्ड व्हाइल से शुरू होते हैं। स्विच में आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। उस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू होती है, जो भी मुमकिना वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को हम लेबल्स की तरह डिफरेंट केसेस में रखते हैं। सो केस इज अनदर रिजर्व्ड वर्ड। केस के सामने हम कोई लेबल बना सकते हैं, बट ये लेबल जो है ये वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के मुताबिक होगा जो स्विच के सामने लिखी जाएगी। अब स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऊपर से नीचे वन बाय वन एग्जीक्यूट होती जाएंगी। जब आप स्विच पे पहुंचेंगे ये वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। ये इनमें से जिस भी लेबल के साथ मैच करेगा, लेबल अगेन उससे पहले केस लिखा होगा स्विच के अंदर, केस के सामने लेबल मौजूद होगा और उसके बाद कोलन भी मौजूद होगा। तो जिसके साथ भी ये एक्सप्रेशन मैच कर जाएगा आपका कंट्रोल जो है वो वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सो वंस अगर ये जो है वो लेट्स अज्यूम कि इसके साथ मैच करता है इस लेबल के साथ, तो ये वाली स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी, कंट्रोल यहां ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद ये रेस्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स जो हैं ये सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। उसमें फर्दर केसेस जितने भी आएंगे वो सारे केसेस भी एग्जीक्यूट होंगे। उनके अंदर जो लिखी हुई स्टेटमेंट है वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी टिल द स्विच, जो कि इतना बड़ा आपका स्विच है। और जैसे ही ये स्विच खत्म हो जाएगा इसके बाद रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली स्विच जो है ये इफ एल्स नहीं है, ये एक डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर है जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल को डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देता है। और जहां पर वो ट्रांसफर करता है उससे ऑनवर्ड सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। इसमें एक और चीज जो है वो नोट करने वाली है, वो ये है कि एक आखिर के ऊपर हम डिफॉल्ट कोलन लिख सकते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इनमें से किसी भी लेबल के साथ मैच नहीं करता तो फिर कंट्रोल जो है वो डिफॉल्ट के ऊपर स्विच होता है। डिफॉल्ट ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें लिख लें। ये एक तरह का इफ एल्स में एल्स का रोल प्ले करता है और उसके नीचे की इंस्ट्रक्शंस फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो टॉप टू बॉटम ही एग्जीक्यूट होंगी और जब ये स्विच खत्म हो जाएगा उसके बाद अगली स्टेटमेंट्स चलना शुरू हो जाएंगी। तो एक और कीवर्ड यहां मौजूद है ब्रेक का। आप ब्रेक कीवर्ड यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में एट एनी लोकेशन। जहां पर भी ब्रेक का वर्ड आएगा वहां पर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा और वहां से सीधा कंट्रोल जो है वो स्विच से बाहर जो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहां पर आपको ले जाएगा। तो ब्रेक कैन बी यूज्ड हियर, ब्रेक कैन बी यूज्ड हियर, ब्रेक कैन बी इवन यूज्ड एनीवेयर। तो टिपिकली प्रोग्रामर्स जो हैं वो ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं, इस स्विच को इफ एल्स की तरह बनाते हैं और हर केस की आखिरी स्टेटमेंट को वो ब्रेक कर देते हैं सो दैट कि अगर कंट्रोल यहां ट्रांसफर हुआ है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल यहां आ जाए। अगर कंट्रोल यहां से इस लेवल पे ट्रांसफर हुआ है
तो इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल स्विच से बाहर निकल जाए। अगर कंट्रोल डिफॉल्ट पे ट्रांसफर हुआ है तो वो तो नेचुरली स्किप हो जाएगा एंड सो ऑन। सो ब्रेक यूज होता है। अगली स्लाइड के ऊपर ब्रेक डिटेल में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूं। ब्रेक इज अ कीवर्ड। ब्रेक इज यूज्ड टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप और अ स्विच एंड नथिंग एल्स। ये जिस भी लूप में मौजूद होगा, जिस भी स्विच में मौजूद होगा, जैसे ही ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी ब्रेक की, उस टाइम पे वो लूप या वो स्विच ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब है कि आप उस लूप की या उस स्विच की एग्जीक्यूशन को खत्म करते ही इमीडिएट स्टेटमेंट जो उस लूप के बाद मौजूद है, कंट्रोल वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। होना तो ये चाहिए कि ये लूप जो है ये तब तक चलता रहे जब तक उसकी ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन ब्रेक जो है ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है, डेंजरस स्टेटमेंट है। एज सून एज इट एनकाउंटर्स, लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप ये मेरी इस मिसाल से देखें तो इस मिसाल में मैंने लूप लगाया है कंडीशन के ऊपर while 0 is less than 1। तो ये तो ऐसी कंडीशन है जिसने हमेशा ट्रू रहना है, कभी फॉल्स होना ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये लूप अगर चलेगा तो ये इन्फिनिट टाइम्स चलता रहेगा, बिकॉज कंडीशंस कैन नेवर गो टू इवेल्युएट एज फॉल्स। मगर अगर इसमें कहीं पर भी ब्रेक स्टेटमेंट आपको मिल जाए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ब्रेक आ गई, ये लूप उसी वक्त ब्रेक करके लूप की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, आप लूप से बाहर होंगे, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स भी स्किप हो जाएंगी। आमतौर पर ब्रेक स्टेटमेंट को कंडीशन में लिखा जाता है। यहां पर एक अप्रोप्रिएट कंडीशन होती है, ये सिर्फ मैंने मिसाल देने के लिए 0 is less than 1 लिखा था। ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा किसी ना किसी कंडीशन में होती है और उस कंडीशन में लूप ब्रेक होता है, अदरवाइज लूप जो है वो अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन को पूरा करता है। सो ब्रेक इज अ डेंजरस स्टेटमेंट दैट ब्रेक्स आइदर अ लूप और अ स्विच। स्विच मैंने पिछले स्टेटमेंट में बता दिया था, लूप किसी भी किस्म का लूप हो ये उसे ब्रेक कर देगा। दूसरी स्टेटमेंट जो यहां पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो है वो लूप को ब्रेक नहीं करता है। लूप में जब भी कॉन्टिन्यू इनकाउंटर होता है तो कॉन्टिन्यू जो है वो इमीडिएटली लूप की नेक्स्ट आइटरेशन को स्टार्ट कर देता है, स्किपिंग द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट आइटरेशन, ये सिर्फ और सिर्फ लूप के लिए मौजूद है, ये ब्रेक के लिए नहीं है, उसके लिए स्विच के लिए नहीं है। सो कंटिन्यू, व्हाट कंटिन्यू इज गोइंग टू डू, कंटिन्यू विल कंटिन्यू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। तो अगेन कंटिन्यू को भी अगर हम विदाउट कंडीशन लिखें तो इसका मतलब है कि उसके नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट्स तो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो जिस तरह ब्रेक को हम कंडीशनल लिखते हैं, इसी तरह लूप के अंदर हम सर्टेन कंडीशन लगा के उसके अंदर कंटिन्यू करते हैं, सो दैट कि इस कंडीशन के ट्रू होने की केस के अंदर इन इंस्ट्रक्शन को हम स्किप कर सकें। तो ये वाला काम हम इफ एल्स से भी ले सकते हैं। ब्रेक वाला काम हम उस वक्त लूप की स्टेट जो कंडीशन है उसको फॉल्स करवा के भी ले सकते हैं। तो अगेन चूंकि ये ब्रेक और कंटिन्यू भी लाइक गो टू लेबल या गो टू स्टेटमेंट कंट्रोल को सडनली ट्रांसफर कर देते हैं टू सम अदर स्टेटमेंट, कोई स्ट्रक्चर वे में नहीं करते हैं। इसलिए मैं पर्सनली ब्रेक और कंटिन्यू को भी कहता हूं कि हमें इसे डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन बहुत सारा इंटरनेट पे बुक्स में कोड अवेलेबल है जिसमें ब्रेक और कंटिन्यू यूज हो रही है। अगेन ब्रेक और कंटिन्यू उतने डेंजरस नहीं है जितना गो टू है, क्योंकि गो टू तो बिल्कुल एब्रप्ट है, मगर इसमें फिर भी कुछ ना कुछ पैटर्न मौजूद है। ब्रेक क्या करेगा, लूप ब्रेक करेगा। हमें पता है कि लूप ब्रेक होने का क्या मतलब है। कंटिन्यू का करेगा, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स को स्किप करके लूप की नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप स्टार्ट कर देगा। सो फिर भी इसके अंदर कोई पैटर्न, कोई स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इनको भी हम यूज
ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई भी कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें एंड और या इस तरह के हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, अब जैसा कि ये आप इन दोनों स्टेटमेंट्स में देख सकते हैं कि मैंने लिखा है 7 विच इज अ फंक्शन कॉल ग्रेटर देन 0। सो 7 इज अ फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये वैल्यू रिटर्न करेगा। क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू इवेल्युएट हो गई है तो ये फंक्शन कॉल हुआ और आउटपुट के ऊपर SEVEN अपीयर हो गया ड्यू टू दिस लाइन। उसके बाद मैंने लिखा है और 0। जब मैंने और 0 लिखा है तो फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा और यहां पर 0 अपीयर होना चाहिए और उसके बाद 0 रिटर्न होना चाहिए, तो ये भी ट्रू है। लेकिन शॉर्ट सर्किटिंग ये कहती है कि अगर आपने एक ऐसी कंडीशन लिखी है जिसे लेफ्ट टू राइट आप इवेल्युएट कर रहे हैं और ये और है और इसने ही अगर ट्रू रिटर्न कर दिया तो फिर ये इवेल्युएट नहीं होगी, क्योंकि इतने से टेस्ट के बाद ही इस चीज की गारंटी हो गई है कि ओवरऑल इस एक्सप्रेशन ने ट्रू इवेल्युएट होना है। तो इससे समटाइम्स ये है कि जब हम ऐसा लॉजिक बनाते हैं जिसमें हम फंक्शन कॉल्स में ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहां पर 2 फंक्शन कॉल होंगे, 7 फंक्शन से ये आउटपुट आएगी, 0 फंक्शन से ये आउटपुट आएगी, और हमने उसको एक कंडीशन में लिखा हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो राइट साइड वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो, प्रोवाइडेड के लेफ्ट साइड फंक्शन कॉल में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कंडीशनल स्टेटमेंट, वो आपको ऐसी वैल्यू दे जिसमें पूरे एक्सप्रेशन की गारंटी हो जाए। सो और के केस में अगर फर्स्ट ट्रू इवेल्युएट हो जाता है तो फिर सेकंड की इवेल्युएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट फॉल्स इवेल्युएट होता है तो फिर ये वाला हर सूरत में इवेल्युएट होगा। सो शॉर्ट सर्किटिंग ये है कि कंडीशनल एक्सप्रेशंस में अगर पहला एक्सप्रेशन ही इस चीज की गारंटी कर दे कि ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है, तो फिर ये वाली चीजें स्किप हो जाएंगी। सिंपल कंडीशंस के केस में जो कि ऐसी होती हैं कि इफ a इज लेस देन 10 एंड b इज इक्वल टू 2, इस केस में तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि कंडीशन ये इवेल्युएट ना भी हो, ओवरऑल कंडीशन ट्रू या फॉल्स सही इवेल्युएट हो जाएगी। लेकिन जब हम फंक्शन कॉल्स करते हैं और फंक्शंस के अंदर हमने आउटपुट भी करनी है और कुछ और मामला भी करने हैं, देन वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हो सकता है सेकंड फंक्शन या थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन इवेल्युएट ही ना हो ड्यू टू द शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट था। नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आपके में से मेनली लोगों को पता है क्या होता है कि एक लूप है, उसके एग्जैक्टली अंदर जो है वो दूसरा लूप मौजूद है, तो ये नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप एज यू नो वेरी वेल, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, कि फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप इनर लूप की सारी आइट्रेशंस होंगी, उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो फिर आउटर लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, और फिर अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन इनर लूप एक दफा फिर अपनी सारी आइट्रेशंस पूरी करेगा। जब इनर लूप की आइट्रेशंस खत्म हो जाएगी, आप बाहर आएंगे, आउटर लूप की अगली आइट्रेशन होगी, और फिर इनर लूप की डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस आइट्रेशंस होंगी एंड सो ऑन। और जब आउटर लूप जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो फिर आप नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इन लूप्स को नेस्टेड लूप्स कहते हैं। नेस्टेड लूप्स के अलावा नेस्टेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, और वो उससे भी हम फेमिलियर हैं कि हम इफ के अंदर एक लूप लगा सकते हैं, या लूप के अंदर हम इफ लगा सकते हैं, स्विच के अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं, स्विच के अंदर हम लूप लगा सकते हैं, लूप के अंदर स्विच यूज हो सकता है। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर में नेस्टेड स्ट्रक्चर जो है, इफ, फॉर, व्हाइल, लूप एटसेट्रा, वो चीजें अपीयर हो सकती हैं। ये हम सबको क्लियर है इस वक्त, इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वो है फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंक्शन ओवरलोडिंग ये है
कि अगर आप एक ही टाइप के दो फंक्शंस बनाएं और उनकी जो फंक्शन कॉल है वो ये जज कर ले कि ये दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होना है, तो आप सेम नाम के दो फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, आप सेम नेम के दो डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं, प्रोवाइडेड के फंक्शन कॉल इस चीज को रिजॉल्व करे कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है। अभी इस एग्जांपल में मैंने दो फंक्शंस जो बनाए हैं उनका नाम मैंने रखा है जीरो। सो एक ये वाला जीरो है जो एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है और ये आउटपुट करता है जीरो और ये जीरो रिटर्न कर देता है। दूसरा फंक्शन जो है वो है ये वाला जीरो, ये 0.0 आउटपुट करता है और जीरो एज अ फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो यहां पर दो डिफरेंट जीरो नाम के फंक्शंस हैं। दैट कैन ओनली बी पॉसिबल if at the function call level which is this one हम ये डिसाइड कर सकें कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होना है। तो आप इस स्टेज के ऊपर जब ये मैंने जीरो लिखा है जिसको मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, यू कैन डिसाइड और यू कांट डिसाइड कि दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि यू कांट डिसाइड इन दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, बिकॉज आपने जीरो लिखा है और उसको कोई पैरामीटर नहीं भेजा। तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है वो भी जीरो पैरामीटर रिसीव कर रहा है और नीचे वाला फंक्शन भी जीरो पैरामीटर रिसीव कर रहा है। इनकी रिटर्न वैल्यू की बारी तो बाद में आनी है ना। एट द कॉल टाइम वी आर अनएबल टू डिसाइड विच फंक्शन हैज टू बी कॉल्ड, सो देयर इज सम एरर इन द फंक्शन। ठीक है, और वो ये है कि ये वाले फंक्शन ओवरलोड नहीं हो सकते। लेकिन अगर समहाउ हम किसी फंक्शन को इस तरह बना सकें कि उसका नेम सेम हो दो फंक्शंस का, लेकिन उनकी प्रोटोटाइप इतनी डिफरेंट हो कि कॉल लेवल के ऊपर ही हम ये डिसीजन कर लें कौन सा फंक्शन कॉल होना है, तो इट मे बी। मसलन अगर आप एक फंक्शन बनाते हो, उसका नाम आप रख देते हो शो, ठीक है, SHOW, और उसका पैरामीटर आप इंट ए ले लेते हो, रिटर्न टाइप भले जो भी हो, और एक दूसरा फंक्शन आप बताते हो उसका नाम आप रखते हो शो, ठीक है, और उसको आप एक इंटीजर एरे और एक इंटीजर वेरिएबल पास करते हो। तो अब आप जब शो फंक्शन कॉल करोगे विदाउट एनी पैरामीटर, तो ये तो सीधा सीधा सिंटेक्स एरर है, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट का। अगर आप इस शो फंक्शन को कॉल करते हो विद टू, वेयर टू इज एन इंटीजर, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला फंक्शन जिसका एक इंटीजर पैरामीटर है। और अगर आप शो फंक्शन यूं कॉल करते हो शो एरे ए ऑफ साइज 10 वेयर ए इज एन एरे, तो एज यू नो कि अब बिल्कुल सिंटेक्स हमें क्लियरली बता रहा है कि दो पैरामीटर्स आपने कॉल करते हुए दिए हैं। पहला एक एरे ऑफ इंटीजर है और दूसरा एक सिंपल इंटीजर है, जो कि ये फंक्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों शो के जो फंक्शन है ये हम एक ही प्रोग्राम में लिख सकते हैं। फंक्शन का नाम सेम है, सिग्नेचर फर्क है। एट द टाइम ऑफ कॉल ऑफ द फंक्शन ये रेजोल्यूशन हो सकती है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये दोनों फंक्शन ओवरलोड हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। सो वी कैन मेक functions of same name with different parameters in a same program। हमें मल्टीपल फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है अगर उनके पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, तो हम फंक्शन ओवरलोड कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इनलाइन फंक्शंस का। स्टूडेंट, इसमें टेक्निकली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये बेसिकली बिहाइंड द सीन होने वाला एक एक्ट है कि आप किसी भी फंक्शन के शुरू पे कीवर्ड इन लाइन लिख सकते हैं। जब आप एक फंक्शन को इन लाइन लिखेंगे तो बेसिकली ये फंक्शन जो है इसका जो बाइनरी कोड जनरेट होगा कंपाइलर से वो डिफरेंट होगा एक ऑर्डिनरी फंक्शन से।
जैसा कि यहां पर ये वाला फंक्शन कॉल किया गया है। अब आप सारों को पता है कि फंक्शन कॉल क्या होता है, कि यहां से पैरामीटर्स की वैल्यूज जो हैं वो यहां ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो है वो टेम्परेरीली इस स्टेज के ऊपर हॉल्ट होती है, एग्जीक्यूशन यहां पर जाती है, ये स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। जब रिटर्न स्टेटमेंट आती है तो वहां से एक वैल्यू वापस आती है, ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, और ये वाली स्टेटमेंट या इससे ऑनवर्ड जो स्टेटमेंट है वहां से एग्जीक्यूशन रीस्टार्ट होती है। तो इस प्रोसेस को जो अभी मैंने आपको बताया है कि पैरामीटर्स पास होंगे, रिटर्न्स होंगी, सब कुछ होगा, इसको हम कहते हैं ओवरहेड ऑफ फंक्शन कॉल्स, ठीक है। फंक्शन कॉल ओवरहेड, यानी कि आपके प्रोसेसर को, कंप्यूटर को फंक्शन जब भी कॉल होता है एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इसके मुकाबले में अगर एक्सप्रेशंस हम यूज करें कि मैं यहां पर इस फंक्शन कॉल की बजाय, ठीक है, क्या करता, जे टाइम्स के लिख देता, जे मल्टीप्लाई बाय के, क्योंकि इस फंक्शन ने यही करना है ना कि इसको जे की वैल्यू मिलेगी ए में, के की वैल्यू मिलेगी बी में, और ये उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इवेल्युएट कर देगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फंक्शन आई कैन राइट एन एक्सप्रेशन हियर। तो फंक्शन कॉल ओवरहेड नहीं आएगा और प्रोग्राम थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन फंक्शंस बनाने से हमारा कोड जो है वो ज्यादा मॉड्यूलर हो जाता है, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस बहरहाल आसान नहीं होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के लिए हम हमेशा फंक्शंस बनाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक्सप्रेशंस की शक्ल दे लें तो हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट हो जाएगा, फंक्शन कॉल ओवरहेड बच जाएगी। इन लाइन लिखने से जो फंक्शन है वो बेसिकली जब बाइनरी में ट्रांसलेट हो रहा होता है तो अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर नेम्स, यहां फंक्शन कॉल वाला कोड जनरेट नहीं करता बाइनरी में, बल्कि इसको एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन के अंदर खुद ही बदल देता है। सो जहां पर भी हमारे पास एक फंक्शन है जो रिलेटिवली सिंपल फंक्शन है, जिसमें लूप्स नहीं है, कंडीशंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस इवेल्युएट हुए हुए हैं, उनको हम सिर्फ अगर इन लाइन डिक्लेयर कर दें तो C++ का कंपाइलर जो कोड जनरेट करेगा वो एफिशिएंट कोड जनरेट कर देगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल फंक्शन। सो इन लाइन सिर्फ ये काम करता है कि फंक्शन कॉल ओवरहेड को अवॉइड करता है। तो आपका काम बीइंग अ प्रोग्रामर ये है कि अगर ऐसा फंक्शन है जिसने जस्ट छोटी मोटी वैल्यूएशन करनी है और अपने कोड की रीडेबिलिटी को, कोड को अच्छा लिखने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए फंक्शंस बना रहे हो, उस फंक्शन से पहले इन लाइन लिख दो, दैट्स इट। रेस्ट ऑफ द काम जो है वो सीपीयू का है, कंपाइलर का है, उसने करना है। कंपाइलर ये खुद डिसाइड कर लेगा कि ये फंक्शन इन लाइन हो भी सकता है या नहीं। क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़ा फंक्शन बना दें जिसको इन लाइन एक्सप्रेशन की शक्ल देनी ही नामुमकिन हो, तो या स्टेटमेंट्स की शक्ल देनी नामुमकिन हो जाए, तो फिर कंपाइलर ये डिसाइड करता है कि इसको ऑर्डिनरी फंक्शन ही रहने दिया जाए। सो कंपाइलर को जस्ट आप एक हिंट दे रहे हैं थ्रू इन लाइन, ट्राई टू मेक इट इन लाइन, डोंट गो फॉर द फंक्शन ओवरहेड, ठीक है। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमने सिर्फ फंक्शन से पहले इन लाइन लिखना है, ऐसे फंक्शंस जो सिंपली सिंपल हैं। और अगर हम गलती से कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पीछे इन लाइन लिख देंगे तो कंपाइलर खुद ही बेस्ट डिसीजन कर लेगा। ओके जी, स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं। स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने उसके कंपोनेंट्स में डेटा मेंबर्स पढ़े हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स के अंदर मेंबर्स के तौर पर फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसा कि ये मैंने यहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है नम के नाम से, उसका ये एक डेटा मेंबर है, लेकिन उसके अंदर मैंने दो फंक्शंस भी बना दिए हैं। तो स्ट्रक्चर कैन हैव अ फंक्शंस इन दैम, जस्ट लाइक कि हम एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और डॉट लगा के उसका डेटा मेंबर एक्सेस करते हैं।
एग्जैक्टली उसी तरह हम डॉट लगा के उसका फंक्शन मेंबर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एन डॉट डिस्प्ले से हमें ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन की अपनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और आखिरी स्टेटमेंट के बाद वापस हम वहीं पे आ जाएंगे। अब डिस्प्ले फंक्शन ने एनओ की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो व्हाट इज एनओ? एनओ जो है वो स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर एक वेरिएबल मौजूद है। तो अब हमारे पास हो सकता है कि स्ट्रक्चर कई हों, एक नम नाम का एन स्ट्रक्चर है, एक नम नाम का अगर आप कॉमा लगा के एम बना देते तो एम भी स्ट्रक्चर बन जाता। इसके अपने अंदर एन नो मौजूद है, इसके अपने अंदर एन नो मौजूद है, तो इसके अंदर 8 लिखा हुआ है, इसके अंदर 15 लिखा हुआ है। तो जब ये एन डॉट डिस्प्ले फंक्शन में कॉल करूंगा तो वो एन नो कौन सा प्रिंट करेगा, ये वाला या ये वाला? तो सिंपली जिस कॉन्टेक्स्ट में डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, कॉन्टेक्स्ट है एन का, तो एन का जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो वो एन के ही कंपोनेंट वेरिएबल्स को हिट करेगा और उन्हीं की वैल्यूज को प्रिंट करेगा, वो कोई दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के वैल्यूज को प्रिंट नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि ये एक स्कोप की तरह हमें नजर आते हैं कि यहां से यहां तक एक स्कोप है, इस स्कोप में ये वाला फंक्शन डेटा और ये वाले फंक्शंस डिफाइन है। तो चूंकि इस स्कोप के अंदर ये वेरिएबल है, तो ये जो वेरिएबल है वो यही वाला एक्सेस होगा। तो वी कैन फाइंड आउट दिस वे। ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको आप कॉपी पेस्ट करके टेस्ट कर सकते हैं कि जब मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा तो 8 हो जाएगा, जब मैं नेक्स्ट फंक्शन 2 दफा कॉल करूंगा तो एन नो में 2 दफा इंक्रीमेंट होगा और फिर मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा तो वो 10 प्रिंट कर देगा। यू कैन टेस्ट इट कि फंक्शंस कैन आल्सो हैव स्ट्रक्चर्स। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग स्ट्रीम्स का। अभी तक हमने 2 तरह की स्ट्रीम्स डिस्कस की हैं, एक आईओ स्ट्रीम्स हैं और दूसरी फाइल स्ट्रीम्स हैं। आप सारों को पता है कि ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर, गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन और बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम स्ट्रीम फंक्शंस कहते हैं। और वो स्ट्रीम फंक्शंस जो हैं वो आईओ स्ट्रीम के साथ और फाइल स्ट्रीम दोनों के साथ सिमिलर वे में एक्ट करते हैं। हाँ, फाइल के साथ ओपन और क्लोज की एडिशनल ऑप्शंस हैं, क्योंकि फाइल ओपन किए बगैर एक्सेस नहीं हो सकती। जब हम फाइल को प्रोसेस कर लेते हैं तो हमें उसे क्लोज भी करना होता है, लेकिन आईओ तो जिसे हम मॉनिटर या कीबोर्ड कहते हैं वो तो हमें फुल टाइम अवेलेबल रहती है। तो इसलिए स्ट्रीम्स हैं। आज एक तीसरी तरह की स्ट्रीम हम डिस्कस कर रहे हैं और वो है स्ट्रिंग स्ट्रीम। स्ट्रिंग स्ट्रीम बेसिकली एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रीम है, बिकॉज आईओ भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से मैनिपुलेट होती है। इनपुट टाइप करें तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टाइप किया जाता है, आउटपुट करें सी आउट से या किसी भी फंक्शन से तो एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स आता है जो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। फाइल इज आल्सो अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स आर आल्सो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसलिए जस्ट आईओ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम, हम स्ट्रिंग्स को भी एज अ स्ट्रीम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एस स्ट्रीम नाम का हमें हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग स्ट्रीम्स। आई स्ट्रिंग स्ट्रीम, ओ स्ट्रिंग स्ट्रीम या सिंपल स्ट्रिंग स्ट्रीम नाम के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, लाइक आईएफ स्ट्रिंग, आईएफ स्ट्रीम इनपुट फाइल स्ट्रीम थी, ओएफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल स्ट्रीम थी, या एफ स्ट्रीम सिंपल फाइल स्ट्रीम थी। उसी तरह ये 3 वेरिएबल हमें अवेलेबल हैं और एट द एंड हम गेट लाइन, इग्नोर, एक्सट्रैक्शन, इंसर्शन ऑपरेटर सारे के सारे स्ट्रिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में अगर हम अपने प्रोग्राम के शुरू पे एस स्ट्रीम इंक्लूड कर लें, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे बात पे आता हूं, पहले कोड पे आ जाए। ये पहली लाइन बहुत सिंपल है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल आपने an बनाया, उसमें 550 लिख दिया। आपने एक वेरिएबल bn बनाया, उसमें 230 लिख दिया। आपने आउटपुट किया an
550 आउटपुट पे आ गया। सॉरी, मैं मिस्टेक कर गया हूं यहां पे। आपने an और bn को ऐड करके आउटपुट किया। सिंस an और bn की डेटा टाइप स्ट्रिंग हैं, तो स्ट्रिंग्स के अंदर जो प्लस का ऑपरेशन है वो उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके आउटपुट देगा, और 550 और 230 आप इसमें ज्वाइन या कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे और आपको आउटपुट मिल जाएगी 550230। इसके बाद अगर आप देखें, मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग स्ट्रीम टाइप का जिसका नाम है ss, और अब मैं an को इंसर्ट कर रहा हूं इनटू ss। उसके बाद मैंने endl इंसर्ट किया है उसके अंदर, फिर मैंने bn इंसर्ट किया है, और फिर मैंने endl इंसर्ट किया है। तो इससे कुछ अपीयर नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर, ना कोई फाइल बनेगी, बल्कि ss नाम का एक स्ट्रिंग स्ट्रीम अवेलेबल है, मेमोरी में ही एक स्ट्रीम बनी हुई है, ये उसके अंदर चली जाएगी। इसके बाद मैंने सी आउट किया वर्टिकल बार, तो वो यहां पे अपीयर होगी। फिर मैंने ss, अब ss जो है वो स्ट्रीम टाइप का वेरिएबल है, उसे आप डायरेक्टली आउटपुट नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है .str के नाम से, स्ट्रिंग स्ट्रीम के अंदर। ये आपको उस स्ट्रिंग स्ट्रीम के अंदर जो भी उस वक्त तक कैरेक्टर स्ट्रीम मौजूद है उसे एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो उसके अंदर 550 था, उसके बाद ENDL था, फिर 230 था, फिर ENDL था। तो जो स्ट्रिंग रिटर्न होगा उस स्ट्रिंग स्ट्रीम में से, उसमें होगा 550 \n 230 \n, तो वो यहां पर आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा, और आखिर के ऊपर एक वर्टिकल बार भी अपीयर हो जाएगी, और फिर कर्सर नई लाइन पे आ जाएगा। तो स्ट्रिंग स्ट्रीम जो है वो बेसिकली जस्ट एक स्ट्रीम है, उसमें एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद है। अब आगे वाली लाइन के ऊपर आए, जो ये वाली लाइन है, मैंने दो डबल वेरिएबल्स बना दिए D1 D2। स्ट्रिंग स्ट्रीम में आपको पता है क्या पड़ा हुआ है? स्ट्रिंग स्ट्रीम में पड़ा हुआ है 550 \n 230 \n, जो यहां से मैंने उसमें इंसर्ट किया है। अब मैं उस स्ट्रिंग स्ट्रीम में से D1 एक्सट्रैक्ट करता हूं। D1 की टाइप है डबल, एक सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट होगा, और वो एज अ डबल डेटा टाइप D1 वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में। उसके बाद मैंने D2 एक्सट्रैक्ट किया, लीडिंग व्हाइट स्पेस इग्नोर हो जाएगी, 230 एक्सट्रैक्ट होगा और वो वेरिएबल D2 में आ जाएगा। अब D1 और D2 जो हैं, ये स्ट्रिंग स्ट्रीम में से एज अ डबल एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अब अगर मैं कहता हूं सी आउट D1 प्लस D2, तो D1 और D2 दोनों डबल्स हैं, तो 550 और 230 जब जमा होंगे एज नंबर्स, तो आंसर आएगा 780 780, जो एट द एंड अपीयर हो रहा है। सो ये एक छोटा सा आइडिया है कि व्हाट स्ट्रिंग स्ट्रीम्स आर। स्ट्रिंग स्ट्रीम्स आर जस्ट स्ट्रीम्स, बट दे आर इन मेमोरी। फाइल स्ट्रीम्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपकी फाइल सिस्टम होता है, आपकी हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, अल्टीमेटली उसके ऊपर चले जाते हैं। आईओ स्ट्रीम्स कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ जनरली एसोसिएटेड होते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रीम्स जो हैं, ये बस मेमोरी में एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल इन स्ट्रीम्स में से अगर आप चाहें तो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस स्ट्रीम में डेटा मौजूद है। आप उसमें वैल्यूज इंसर्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप ऑर्डिनरी स्ट्रीम्स में इंसर्ट करते हैं। तो ये ध्यान में रखें, स्ट्रिंग स्ट्रीम्स आर नॉट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग स्ट्रीम्स आर नॉट कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग स्ट्रीम्स आर नॉट कैरेक्टर एरेज, दे आर बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एरे उसके बनाने का तरीका डिफरेंट है। एरे कभी भी इस सिंटेक्स से नहीं बनती, आप सारों को आइडिया है। दिस इज नॉट द सिंटेक्स फॉर मेकिंग एन एरे, ये वाला जो, ठीक, ये इससे एसएस वेरिएबल जो भी बनेगा वो एक स्ट्रिंग स्ट्रीम टाइप का वेरिएबल होगा।
सो दे आर डिफरेंट। ठीक है, अब अगर आप एक एरे बना के उसके अंदर ये वाला ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, वो एरर आ जाएगा। इसी तरह एक स्ट्रीम पूरी की पूरी दूसरी स्ट्रीम में इंसर्ट या एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हम फिर .str उसके अंदर पड़ा हुआ स्ट्रिंग जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली वही सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर एक स्ट्रिंग स्ट्रीम में एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पड़ा हुआ है और आप उसको एम्प्टी करना चाह रहे हैं, तो आप इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। ये इमीडिएटली पूरे स्ट्रिंग स्ट्रीम में जो स्ट्रिंग है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग बना देगी। आपने 2 दफा डबल कोट्स डालने हैं। और अगर आप एक स्ट्रिंग स्ट्रीम के अंदर एक अपनी मर्जी का स्ट्रिंग स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आपके पास फिर भी str नाम की ऑप्शन अवेलेबल है। तो str फंक्शन इन दैट सेंस ओवरलोडेड है। विदाउट अ पैरामीटर इसे कॉल करें तो ये वैल्यू रिटर्न करता है, विद सम पैरामीटर इसे कॉल करें तो ये उस स्ट्रिंग स्ट्रीम के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है उसको सेट कर लेता है। तो इस लाइन के बाद स्ट्रीम में ये कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब जब आप इनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हेलो को यू कैन एक्सट्रैक्ट इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल और कैरेक्टर एरे, और 3, 2 और 1 जिनके बीच में स्पेसिस है, दे आर 3 डिफरेंट इंटीजर्स। तो दीज आर ऑल अबाउट सम मिसलेनियस टॉपिक्स जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ एक दफा शेयर कर लूं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो मेरा नया टॉपिक है वो है मल्टी डायमेंशनल डेटा। मल्टी डायमेंशनल डेटा, एरेज का कॉन्सेप्ट आप सबको है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। एवरी वैल्यू विद इन द एरे कैन बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्स। You all are now familiar with arrays। ठीक है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में मैंने इस लाइन पे एक एरे बनाई है। ये एरे 50 इंटीजर्स की एरे है। एरे का नाम pf marks है। इसी तरह इसके नीचे एक और लाइन के ऊपर मैंने जो एरे बनाई है, वो एरे जो है वो ये वाली एरे है। इस एरे में 12 स्ट्रिंग्स मौजूद है। 12 is the size of array, string is the data type, name of the array is city name। ठीक है, तो अगर मुझे सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ ईच एरे एक्सेस करना है, तो मैं ये वाला इंडेक्स बता के एरे नेम के साथ उसको एक्सेस कर सकता हूं। अगर मुझे 20th एलिमेंट एक्सेस करना है सिटी नेम का, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका साइज ही सिर्फ 12 है। लेकिन अगर मुझे 20th एलिमेंट ही एक्सेस करना है पीएफ मार्क्स का, तो उसको मैं यूं एक्सेस कर सकता हूं, एरे नेम विद एप्रोप्रिएट इंडेक्स। ठीक है, सो बेसिकली एरे जो है उसमें हम बना सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, और हर वैल्यू को हम एक इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। वी ऑल नो अबाउट इट वेरी वेल। सो दीज टाइप्स ऑफ एरेज जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं और इस वक्त जिनका मैंने एक हल्का सा आपको रिवाइज करवाया है, ये एरेज मोर प्रिसाइजली वन डायमेंशनल एरेज या सिंपली एरेज कहलाती हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी कैन हैव 2 डायमेंशनल एरेज। वही मेरा सिंटेक्स है। दिस इज नेम ऑफ द एरे, this is data type, this is size of the array, and there is another size of the array being it is a 2-dimensional। अब in that case जो array बनेगी उसमें टोटल कितने इंटीजर्स होंगे? 50 into 3, टोटल 150 उसके अंदर इंटीजर्स होंगे।
और ये 50 इंटीजर्स 2 डायमेंशंस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है। जीरो 1 2 3 अप टू 49 इंडेसिस होंगे फर्स्ट डायमेंशन में, और सेकंड डायमेंशन में इंडेसिस होंगे 1 0 1 और 2, क्योंकि दूसरी डायमेंशन में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, उसका साइज 3 है, फर्स्ट डायमेंशन 50 है। तो इस तरफ बेसिकली वी कैन से दैट कि फर्स्ट डायमेंशन में 50 इंडेसिस हैं जो 0 से 49 है, सेकंड डायमेंशन में 3 इंडेसिस हैं जो 0 से 2 तक है। टोटल 150 इंटीजर्स हैं, बट दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म, इन अ 2 डायमेंशनल फॉर्म। इसमें से अगर मुझे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है, लेट्स अज्यूम आई एम सेइंग कि मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है जो ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू कहां पर अपीयर हो रही है? ये वाली वैल्यू अपीयर हो रही है एट दिस रो एंड दिस कॉलम। अगर मैं इसको रो और कॉलम कहूं तो ये रो नंबर कौन सा है? 2। कॉलम नंबर कौन सा है? अगेन 2। तो मैं इस वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकता हूं? pf marks which is name of the array with 2 as first index, ये वाला फर्स्ट इंडेक्स है, एंड 2 as सेकंड इंडेक्स, ये वाला सेकंड इंडेक्स है। तो यहां से मेरे पास एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाएगा, 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगी। सिमिलरली सिटी नेम को भी मैं 2 डायमेंशनल बना सकता हूं। सिटी नेम इज अ स्ट्रिंग ऑफ 4 by 12 स्ट्रिंग्स, तो टोटल 48 स्ट्रिंग्स की एक कलेक्शन बनेगी, जिसको आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब देखेंगे तो वो बेसिकली उसमें 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, 0 1 2 3, और सेकंड इंडेक्स में माइक ऑन करके बता दे कि इसके ऊपर जो मेरी डिस्कशन थी वो कंप्लीट हो गई थी या नहीं। यस सर, हो गई थी। ठीक है, फाइन। सो आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर डेटा, बेसिकली 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो होता है, वी कैन कंसीडर इट इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, इट हैज रोज एंड इट हैज कॉलम्स। अभी पिछली स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको जब बताया है तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब आप एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करेंगे तो बेसिकली वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इतने वेरिएबल्स जो हैं वो इतने वेरिएबल्स की वो कलेक्शन बनाएगी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि 50 इंटू 3 टोटल 150 वैल्यूज बनेगी, या 4 इंटू 12 टोटल 48 वैल्यूज बनेगी, और वो रोज एंड कॉलम्स यानी कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें अवेलेबल होंगी। यहां पे एक चीज हमें टेक्निकली समझनी है, और वो ये है कि हमारे पास किसी भी किस्म का वेरिएबल, किसी भी किस्म की एरे हो, उसने अल्टीमेटली तो रैम में ही बनना होता है। रैम इज नॉट अ 2 डायमेंशनल हार्डवेयर। रैम हमारी लीनियर है, उसमें वैल्यूज लाइन बाय लाइन आनी है। तो अब यहां पर ये जो डेटा है हमारा 2 डायमेंशनल, इसको हम जब स्टोर करेंगे तो मेमोरी में तो ये 2 डायमेंशन में नहीं होगा, ये कॉन्सेप्चुअली 2 डायमेंशंस हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि पहले पहली रो सेव कर लें, फिर दूसरी रो सेव कर लें, और फिर तीसरी रो सेव कर लें, या अल्टरनेटिवली हम इसको सेव करते हुए पहले पहला कॉलम सेव कर लें, फिर दूसरा कॉलम सेव कर लें, फिर तीसरा कॉलम सेव कर लें, और फिर चौथा कॉलम सेव कर लें। तो 2 डायमेंशनल डेटा को 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में यानी रैम में मैप करने के लिए हम तरतीब से रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम यूज करते हैं। इन जनरल C++ लैंग्वेज जो है वो
रो मेजर ऑर्डर के अंदर रेक्टेंगुलर डेटा को सेव करती है या मल्टी डायमेंशनल डेटा को सेव करती है। रो मेजर ऑर्डर ये है कि पहला इंडेक्स जो है वो पहले आएगा और उसके बाद उस तरह के इंडिसेस खुद को रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि रेक्टेंगुलर डेटा हमारे लिए कॉन्सेप्चुअली तो 2 डायमेंशनल है, हम इसको प्रोसेस करतेंगे, जब भी हम इसे प्रोसेस करेंगे तो हम इसे कोशिश करेंगे 2 नेस्टेड लूप से प्रोसेस करें। चाहे मेमोरी में बिहाइंड द सीन ये रो मेजर ऑर्डर में सेव है, कॉलम मेजर ऑर्डर में सेव है, लीनियरली सेव है, लेकिन हमने जब इसे बनाया है तो हमने इसे एज अ 2D एरे बनाया है, हमें इसे एज अ 2D एरे ही प्रोसेस करना चाहिए। 2 तरह से प्रोसेसिंग मुमकिन है, एक रो मेजर ऑर्डर है और दूसरा कॉलम मेजर ऑर्डर है। प्रोसेसिंग की मैं बात कर रहा हूं, स्टोरेज अपनी जगह है। अब इस कोड को अगर आप देखें तो यहां मैंने एक एरे बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है RDA, ठीक है, रेक्टेंगुलर डेटा एरे को मैंने RDA लिख दिया था। इसमें फर्स्ट डायमेंशन में 3 है विच इज अ कांस्टेंट, सेकंड डायमेंशन में 2 है विच इज अनदर कांस्टेंट। तो बेसिकली यहां जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो 3/2 का स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा। प्रोग्राम में मैंने लिखा सी आउट एंटर 6 वैल्यूज फॉर 3/2 मैट्रिक्स और लूप लगाया 3 टाइम्स आइट्रेशंस, नेस्टेड लूप लगाया 2 टाइम्स आइट्रेशन, टोटल आइट्रेशंस हो जाएंगी इस पूरे नेस्टेड लूप के स्ट्रक्चर की 6। सो वो 6 वैल्यूज मुझसे लेगा, RDA एरे के R इंडेक्स के ऊपर जो फर्स्ट आइट्रेशन में 0 है, C इंडेक्स के ऊपर जो फर्स्ट आइट्रेशन में 0 है स्टोर करेगा। अगली आइट्रेशन में C 1 हो जाएगा तो पहली वैल्यू यहां आएगी, दूसरी वैल्यू यहां चली जाएगी। अगली आइट्रेशन में C जब 2 हो जाएगा तो वो इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, आउटर लूप पे आ जाएंगे, R 1 हो जाएगा। इनर लूप ने दोबारा से एग्जीक्यूट होना है, C 0 से स्टार्ट होना है, थर्ड वैल्यू जो एंटर होगी वो यहां आएगी, फोर्थ यहां हो जाएगी, 5 यहां आ जाएगी, 6 वैल्यू यहां आ जाएगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि अगर आप इस वक्त इसके इस एग्जीक्यूशन पैटर्न को देख रहे हैं, इस एग्जीक्यूशन पैटर्न में मैंने 3 एंटर किया वो यहां चला गया, 5 एंटर किया वो यहां चला गया, 7 एंटर किया वो इधर आ गया, 2 एंटर किया वो यहां आ गया, 0 एंटर किया वो इधर आ गया और 1 एंटर किया वो इधर आ गया। तो वो जो ग्रीन में मैंने लिखा है वो तरतीब है जिस तरतीब में वैल्यूज एरे में जाएंगी, और वैल्यूज कौन कौन सी जाएंगी वो मैंने ब्लू में लिख दिया है। इस लूप के बाद मैं ये वाला लूप में आता हूं। इस लूप में मैं बेसिकली आउटपुट कर रहा हूं। ये भी एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है, रोज को पहले प्रोसेस किया, कॉलम्स को बाद में प्रोसेस किया और RDA RC मैंने आउटपुट करके बीच में एक स्पेस डाल दी। 3 5 7 2 0 1 ये एंडल तब मैं करता हूं जब ये वाला नेस्टेड लूप खत्म हो जाता है, उससे ये मुझे आउटपुट पे मिल गया और ये एग्जैक्टली वही है जो एरे में मौजूद है। लेकिन इस कोड के बाद मैं ये वाला कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें मैंने कॉलम वाला लूप ऊपर ले लिया है, रो वाला लूप अंदर ले लिया है, और RDA के अंदर मैंने जो फर्स्ट इंडेक्स है वो मैंने रो का ही रखना है। लूप मेरा बेशक जैसे मर्जी हो, प्रोसेसिंग जैसे मर्जी हो, लेकिन जो फर्स्ट इंडेक्स है वो इसी डायमेंशन का होगा, जो सेकंड इंडेक्स है वो इस डायमेंशन का होगा। तो अब अगर मैं C को 0 करता हूं और R को भी 0 करता हूं तो 3 आउटपुट पे आएगा जो ये वाला है। उसके बाद नेक्स्ट R 1 हो जाएगा, जब R 1 होगा तो ये 7 आउटपुट पे आएगा क्योंकि ये फर्स्ट पे है। फिर नेस्टेड लूप की अगली आइट्रेशन आएगी तो R 2 हो जाएगा, उससे ये 0 आउटपुट पे आएगा जो कि ये वाला है। उसके बाद R की वैल्यू 3 हो जाएगी, नेस्टेड लूप ब्रेक हो जाएगा, हम नई लाइन एंटर करके बाहर आएंगे तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी अगली आइट्रेशन में। जब C की वैल्यू 1 होगी, इन दैट केस ये वाला कॉलम कंसीडर होगा, R दोबारा से 0 होगा, सो R 0 कॉलम 1 मीन 5, ये 5 आउटपुट पे आ गया, रो 1 2 और फिर ये 1,
अब ये वाला जो आउटपुट आ रही है ये बेसिकली कॉलम बाय कॉलम वैल्यू अगर लें, यानी कि उसका ट्रांसपोज देखें, तो ये कुछ उस तरह की वैल्यू यहां बनती नजर आ रही है। सो दिस इज बेसिकली द एक्सेस करने के लिए हम 2 डायमेंशनल डेटा को रो वाइज भी प्रोसेस कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक एरे बना रहे हैं, उसकी जो फर्स्ट डायमेंशन है, जब भी उसे एक्सेस करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स हमेशा फर्स्ट डायमेंशन को ही बिलोंग करेगा और सेकंड इंडेक्स हमेशा सेकंड डायमेंशन को ही बिलोंग करेगा। ये चीज हमने बड़ी केयरफुली देखनी है। सो दिस इज रेक्टेंगुलर डेटा। इससे आगे मैं बाद में आता हूं। इसी रेक्टेंगुलर डेटा को या 2 डायमेंशनल डेटा के कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करके वी कैन हैव अ 3 डायमेंशनल डेटा। Just give me a minute. ठीक है जी, ये 2 डायमेंशनल डेटा था। वी कैन हैव 3 डायमेंशनल डेटा एंड इवन मोर डायमेंशंस। मैं अगर लिखता हूं इंट x ऑफ 5, 4, 10 सेमीकोलन, तो जो मेरा x वेरिएबल बनेगा उसके अंदर 3 डायमेंशंस होंगी। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन में जो इंडिसेस पॉसिबल हैं वो 0 से लेके 4 तक पॉसिबल है। सेकंड डायमेंशन में जो इंडिसेस पॉसिबल हैं वो 0 से लेके 3 तक पॉसिबल है। और इसी तरह इस एक्स एरे का एक थर्ड इंडेक्स भी होगा जो 0 से लेके 9 तक उसकी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो वी कैन हैव इवन 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल और n डायमेंशनल डेटा। अब यहां से जो x वेरिएबल बनेगा उसमें टोटल 5 इंटू 4, 20 इंटू 10, 200 इंटीजर्स स्टोर हो सकेंगे। लेकिन वो 200 इंटीजर्स एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होंगे, जिसकी फर्स्ट डायमेंशन में आप ये इंडेक्स दे सकते हैं, अगली डायमेंशन में ये इंडेक्स दे सकते हैं और उसकी अगली डायमेंशन में ये इंडेक्स दे के आप कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां से एक रेक्टेंगुलर डेटा की बजाय एक क्यूबिकल डेटा हमारे सामने आएगा जिसका एक थर्ड इंडेक्स भी होगा। तो उसकी विजुअलाइजेशन अपनी जगह है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपली एक्सटेंशन का है। ये स्टूडेंट, ये चीज आपको क्लियर है? 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल डेटा। ठीक है, तो आज मैं अपने टॉपिक को यहां थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूं। आखिरी ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को हम इंशाल्लाह परसों डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीनवाइल आप जो है वो इस मेरे लेक्चर्स जो है इस टॉपिक को अपने तौर पर देखें, थोड़ा सा आज एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी ज्यादा एफर्ट जो है वो पुट कर लें इस टॉपिक के ऊपर, सो दैट कि मैं कल को अगर लैब में आपको कोई मल्टी डायमेंशनल डेटा का कोई क्वेश्चन दे दूं तो आप उसे सॉल्व कर सके। क्वेश्चंस नेचुरली लैब के अंदर रिलेटिवली सिंपल ही होंगे, लेकिन 2D या 3D के क्वेश्चंस जो हैं वो लैब में कल की हो सकते हैं। इसी तरह शुरू पे आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आप स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन खुद भी बना सकते हैं। तो आई कैन आस्क यू स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन बना दें या स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन बना दें खुद से। और इसके अलावा मैंने जो चीजें आज आपको थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई हैं उनसे रिलेटेड भी कोई लैब टास्क जो है वो आपका बन सकता है। आप दोनों CRs ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि लैब के लिए 2 दिन आपको ज्यादा चाहिए, वो 2 दिन मैंने आपको दे दिए हुए हैं। आज के दिन में आपने अपनी लैब कंप्लीट करनी है और कल से नई लैब शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ।
आप में से अगर कोई स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा है, कुछ डिस्कशन करना चाह रहा है, कुछ क्लेरिफिकेशन चाह रहा है, तो वो अपना माइक ऑन करके डिस्कस कर सकता है। सर लैब की रिस्पेक्ट से क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट कंपाइलर्स में रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है, उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि एक कंपाइलर कहता है कि रन ही नहीं हो सकता, दूसरे कंपाइलर में करें तो वो मतलब इन्फिनिट रन हो रहा होता है, तो इस तीसरे कंपाइलर में सही रिजल्ट आ जाता है। इतनी शिद्दत के साथ तो मेरे ख्याल है कंपाइलर में वेरिएशंस नहीं है। कुछ वेरिएशंस डेफिनेटली हैं, और वो हैं, अब उसके साथ हमें रहना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अगर कोई घर में कोई इक्विपमेंट लेके आते हैं, तो उस इक्विपमेंट को पहले आपको चलाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का घर में यूज होने वाला इक्विपमेंट है, तो जब तक आप उसको प्रॉपरली लर्न नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ये नहीं होगा कि ये इस बटन को दबाएं तो ये करेगा, उस बटन को दबाएं तो ये करेगा, फलां बटन को दबाएं तो ये करेगा। तो आपको हमेशा लर्न करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जो जिक्र यूज कर रहे हैं कंपाइलर, वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का कंपाइलर है जो हम अपने कोर्स में यूज कर रहे हैं। तो मेरी तमाम डिस्कशन मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट कंपाइलर से रिलेटेड होती है। आप सर्च कर लें, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद डेवलपर्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कंपाइल करें, तो जो कुछ मैं करवा रहा हूं वो उसके अंदर इफेक्टिवली हो जाएगा। जहां तक आपने कहा है कि वेरिएशंस आती हैं, ऐसी अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स अगर मेरे साथ शेयर कर लें तो मैं कमेंट कर सकता हूं। लेकिन सर ये एक कोड है जो लैब का टास्क 1 है, तो उसमें ये है कि वो डेव प्लस प्लस पे तो रन ही नहीं हो रहा, उस पर एरर आ रहा है, और ऑनलाइन 2 कंपाइलर से मैंने अलग अलग किए, तो एक कंपाइलर पे इन्फिनिट चल रहा है वो, और दूसरे पे वो एक टाइम ज्यादा रुकता है। मेरा क्वेश्चन है, वो कोड लिखा किसने है? मैंने लिखा सर। आपने लिखा है या आपने अपने दोस्त से लिया है? नहीं सर, लिखा है। आपने खुद लिखा है, ठीक है, नाइस। जी सर। हाँ, जब आपने उस कोड को लिखा है तो आपकी कंसीडरेशन में कौन सा कंपाइलर था? सर डेव प्लस प्लस। ओके, डेव प्लस प्लस में के पीछे अब डेव प्लस प्लस इज बेसिकली नॉट अ कंपाइलर, इट इज एन आईडीई। ठीक है, आईडीई एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, कंपाइलर उसके पीछे एक टूल होता है। तो डेव प्लस प्लस के या डेव सीपीपी के साथ जो कंपाइलर आता है वो बेसिकली जीएनयू का कंपाइलर है, जी प्लस प्लस। तो जीएनयू के कंपाइलर में और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी के कंपाइलर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। आप मुझे कोड भेज दें, आई विल लेट यू नो स्पेसिफिकली क्या आंसर है। आप मुझे स्पेसिफिक कोड ईमेल कर दें, साथ प्रॉब्लम शेयर कर लें, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ईमेल के ऊपर इसका आंसर कर देता हूं। इसको ठीक है सर, थैंक यू। इन जनरल आंसर करना डिफिकल्ट है। ये कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन हो? सर ये अभी स्ट्रक्ट के अंदर हमने जो फंक्शंस बनाए हैं, ये लाइब्रेरी फाइल के अंदर भी यही होता है? देखें, आपने ना अभी तक अगर आपने स्क्वायर रूट फंक्शन यूज किया है ना, तो स्क्वायर रूट फंक्शन को तो आप डायरेक्टली इस्तेमाल करते हो ना, किसी वेरिएबल के साथ डॉट लगा के तो इस्तेमाल नहीं करते। जी जी। तो इसलिए वो एक ऑर्डिनरी फंक्शन है, SQRT का या काफी सारे फंक्शंस हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपने गौर किया हो तो हम सी इन के साथ डॉट गेट लाइन लगाते हैं। तो सी इन इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रीम, उसके साथ जब डॉट लगा के गेट लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब है गेट लाइन जो है वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर टाइप के अंदर का वेरिएबल है, इसलिए उसके साथ डॉट लग रहा है। तो लाइब्रेरी के अंदर दोनों तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शंस भी होंगे और ऐसे फंक्शंस भी होंगे जो किसी ना किसी कलेक्शन या कंटेनर के अंदर होंगे, जो स्ट्रक्चर भी हो सकता है,
या मोर एडवांस तौर पे कोई क्लास भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है कि इंडिपेंडेंट फंक्शन हो या स्ट्रक्चर के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है सर। सर जी, कोई और ब्रेक क्वेश्चन? सर ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो नेस्टेड लूप से निकाल सकती है बाहर? ओके, जिस लूप में होगी सिर्फ उसी से निकालेगी, एक लूप को ब्रेक करेगी, मल्टीपल लूप्स को ब्रेक नहीं करेगी। सर ब्रेक में और एग्जिट फंक्शन में जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करना। ब्रेक फंक्शन लूप को ब्रेक करती है, एग्जिट जो है वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देती है। एग्जिट इज अ फंक्शन जिससे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, किसी किस्म की कोई फर्दर स्टेटमेंट उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चलना। ब्रेक स्टेटमेंट से सिर्फ एक लूप की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, लूप ब्रेक होगा। तो आपसे पहले जिसने क्वेश्चन किया था ना, उसने कहा था कि ब्रेक स्टेटमेंट नेस्टेड लूप्स को ब्रेक कर सकती है। आंसर इज नो। वो जिस कॉन्टेक्स्ट में होगी, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लूप होगा, जिस स्कोप में वो लूप काम कर रहा होगा, वो सिर्फ वो वाला लूप ब्रेक होगा। तो आपको नेस्टेड लूप्स में अगर ब्रेक यूज करना है तो हर एक के अंदर ब्रेक अलग अलग लगानी पड़ेगी। अगेन, try to discourage the use of break, continue, go to etc. कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं कोई हर्ज नहीं है। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है जिसके अंदर ये मौजूद होती है। जी, कोई और क्वेश्चन हो? सर मुझे भी एक कंपाइलर का प्रॉब्लम आ रहा था, उसमें मुझे सीख जी एक नंबर पीछे जाने के लिए -1 के बजाय -8 लिखना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं -1 लिख रहा था तो हाँ, तो वो आगे जंप कर रहा था। कोड भेजे, मैं आपको उसको कमेंट कर देता हूँ। इस सीख के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कंपाइलर टू कंपाइलर। ठीक है, बेसिकली ये मैंने ना थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि जो फाइल का स्टोरेज मैकेनिज्म है उसमें टेक्स्ट और आस्की फाइल्स और उसके अलावा लाइनेक्स, मैक और विंडोज के अंदर जो न्यू लाइन कैरेक्टर्स है उनकी हैंडलिंग का बड़ा डिफरेंट है। तो पीछे समटाइम्स एक एक कैरेक्टर स्टोर होता है, समटाइम्स दो दो कैरेक्टर स्टोर होते हैं, तो उसकी वजह से जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इट इज नॉट द कंपाइलर, इट इज ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल। आप नोटपैड प्लस प्लस लें। ठीक है, मैं इस वक्त स्क्रीन शेयर करके आपको दोबारा आइडिया देने की कोशिश करता हूं। आप नोटपैड प्लस प्लस नाम का जो टेक्स्ट एडिटर है उसे इंस्टॉल करें। ये स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, ये इस वक्त, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस में एक एडिटर ओपन है। मैं इस यहां पर लिख रहा हूं पाकिस्तान, एंटर की, जिंदाबाद। ठीक है, अब जब मैंने ये पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद भी एंटर की लगाई है तो यहां मेरे पास 3 लाइनें हैं। पहली लाइन पे पाकिस्तान, दूसरी पे जिंदाबाद और तीसरी ब्लैक्स। मैं ये ऊपर इस वक्त कर्सर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है शो ऑल कैरेक्टर्स। मैं इसको करता हूं तो पाकिस्तान के बाद 2 कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, एक CR है और दूसरा LF है। ये जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो ये सेव होंगे फाइल में, और जब मैं फाइल को ओपन करूंगा तो ये ओपन भी होंगे और ये स्ट्रीम का पार्ट भी होंगे। तो जब आप सीख करोगे तो सिंस दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रीम यू हैव टू स्किप देम। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स की वजह से मसला होता है। और अब अगर मैं यहां पर जाके एंड ऑफ लाइन को लाइनक्स बेस कर दूं तो ये एक रह जाएगा 2 की बजाय, और ये एज अ सिंगल कैरेक्टर सेव होगा, सिंगल कैरेक्टर स्ट्रीम में आएगा। तो एज अ रिजल्ट आपका वो जो रिकॉर्ड साइज है उसमें फर्क आ जाएगा। तो आपको सीख भी उसी हवाले से करना होगा। तो ये फाइल्स के अंदर ये जो इनके स्ट्रक्चर्स की छोटे मोटे मसाइल हैं, ये बेसिकली उस वजह से हैं। आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, मैं एडमिट कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कंपाइलर को इल्जाम ना दें, फाइल स्ट्रक्चर को इल्जाम दें। ठीक है,
यस आप फाइल का स्ट्रक्चर समझने के लिए नोटपैड लें, उसमें वो वाली डेटा फाइल ओपन करें, शो ऑल कैरेक्टर्स करें, आपको इनविजिबल कैरेक्टर्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे, विच आर पार्ट। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपने जरूर समझना है, और वो ये है जो मैंने आपको यहाँ टेक्स्ट वर्सेस बाइनरी फाइल में बताया था, वो ये है कि जब आप विंडोज में एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं तो उसकी न्यू लाइन की हैंडलिंग जो है वो एक बड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, हैंडलिंग ऑफ न्यू लाइंस। फाइल के अंदर 2 कैरेक्टर CRLF सेव होते हैं, फाइल आप ओपन करते हैं तो ये उनके कॉम्बिनेशन को फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कैरेज रिटर्न लाइन फीड कॉम्बिनेशन, और फिर वो डिस्क पे लिखता है। और इसी तरह जब आप ओपन रीड के लिए करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को वो सिंपल एक न्यू लाइन कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर फाइल कंपैटिबल ना हो तो ये कन्वर्जन्स जो हैं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो दीज आर द बेसिकली रीजंस जो आपको सीख की वजह से पेश आ सकती हैं। अदरवाइज सी कमांड जो है वो कंपाइलर वेरिएशंस उसमें नहीं है। आप अपना कोड भेजें, मैं आपको स्पेसिफिक आंसर करने की कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आपने कहा कि ब्रेक के यूज को डिस्करेज करना चाहिए, तो आप जो लैब देते हैं उसमें अक्सर सवाल होता है कि यूजर से पूछो कि वो कंटिन्यू करना चाहता है एग्जीक्यूशन के नहीं। तो इसमें मैं इनफिनाइट लूप लगाता हूँ और कंडीशन पे ब्रेक करवाता हूँ उसको। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी अल्टरनेट अप्रोच क्या हो सकती है सर, ब्रेक ना यूज इसकी अल्टरनेट अप्रोच ये हो सकती है कि आप एक वेरिएबल लें, उसका नाम आप C रख दें, उसमें आप वैल्यू 1 रख दें, इनिशियली स्टोर कर दें और लिख दें while C is equal to 1, C डबल इक्वल टू 1, और C में आपने इनिशियली 1 स्टोर कर दिया। अब जब आपने एट द एंड यूजर से आके क्वेश्चन किया डू यू वांट टू कंटिन्यू, यूजर कहता है यस, तो C में 1 ही रहने दें और लूप में ऊपर आएंगे तो C में 1 होगा। अगर यूजर कहता है नो, तो C में एक ऐसी वैल्यू प्लेस कर दें जो नॉन 1 है, यानी 0 कर दें। अब जब आप लूप में वापस आएंगे तो C डबल इक्वल्स टू 1 विद C वैल्यू 0 इन इट फॉल्स हो जाएगा। वैल्यूज की मदद से कंट्रोल करें, ठीक है। ब्रेक की मदद से देखें, मैंने ये कहा है ना कि गो टू तो हाईली डिस्करेज्ड है। वो आपके कोड को जब रिलेटिवली कोड बड़ा हो जाएगा तो उसका सत्यानाश कर देगा, पूरी स्पेगेटी कोड बना देगा। लेकिन जो ब्रेक है या कंटिन्यू है, ये फिर भी हमें पता होता है कि ये इस लूप को ब्रेक कर रहा है, दैट्स इट। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी, लूप की टर्मिनेशन हो जाएगी, अगली आइटरेशंस लूप की एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये फिर भी हम अलाउ कर सकते हैं। आप अगर आपको मुश्किल लगता है यू कैन यूज ब्रेक, लेकिन कोशिश करें इसके बगैर लॉजिक बनाए, वो ज्यादा नीट एंड क्लीन लॉजिक लगेगा। इट्स अप टू यू, पर डिस्करेज मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करें, अवॉइड ही करें। जी स्टूडेंट, कोई और क्वेश्चन हो? सर क्या हुआ है कि पैरामीटर फिगर जो है वो अपने लेफ्ट साइड से फिगर के राइट साइड के ग्राफ अगर अभी क्वेश्चन किया गया है ना तो मुझे साउंड क्लियर नहीं हुई। सर वो मैं कह रही थी एक मिनट में प्लीज आप लैब ओपन करें। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक बात पूछी थी। फॉर एग्जांपल सर उसमें एक रिकॉर्ड है, तो उसकी जो लास्ट वाली है वो मैंने पूछा था वो स्पेसिस है कि फिर एंडल आ गया लास्ट इंटीजर के बाद। कौन सा रिकॉर्ड? सर ये जो ये रिफत क्लीन वाला है, ये वाला है। ओके एग्जैक्टली इसके बाद जो है वो, अगर आप इसको देखें ना, मैंने जो इसको सिलेक्ट किया है तो उसके बाद एंडल मौजूद है। सही मतलब बाद में स्पेसिस नहीं है, बस एंडल है। नहीं है, लेकिन स्पेसिस भी हो सकती हैं।
इस रिकॉर्ड में मैं कह रहा हूं नहीं है, स्पेसिस भी मुमकिन है हो इसके बाद। ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपने अपना प्रोग्राम जो है वो ऐसा बनाना है कि वो हर पॉसिबल एरर को डिटेक्ट करे। तो सर मतलब जो आपने डाटा गिवन किया है ये तो इसके बाद ही हैंडल है ना? हाँ, इस टिपिकल रिकॉर्ड में है, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि ये रिकॉर्ड बस यही है, मुमकिन है कि कोई और रिकॉर्ड हो जिसके आगे स्पेसिस मौजूद हो। ओके सर। सर क्या ये कंपलसरी है कि हम इसी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करें या अपनी तरफ से भी एक एरर डाटा लेके उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप इस लैब का खोले ना तो उसमें क्लियरली ऊपर मेंशन्ड है कि ये डेटा जो है जस्ट एज अ सैंपल प्रोवाइड किया गया है। एक्चुअल फाइल जिसको प्रोसेस करना है आपने, उसमें इससे कहीं ज्यादा लाइंस हो सकती हैं और उन लाइंस के अंदर इन डेटा के अलावा भी डेटा मुमकिन है हो। देखिए, आपको वैलिड डेटा की तो प्रॉपर्टीज पता है ना, 10 कैरेक्टर्स होंगे फॉर रोल नंबर, 25-30 कैरेक्टर्स होंगे फॉर नेम, फिर एक स्पेस है, स्पेस के बाद कोर्स है, कोर्स में स्पेसिस नहीं है, फिर एक स्पेस है, उसके बाद मिड मार्क्स हैं, फिर स्पेस है, फिर सेशनल मार्क्स हैं, फिर स्पेस है, फिर फाइनल मार्क्स हैं और फिर एंड ऑफ लाइन है। दिस इज द वैलिड रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। इनके अलावा कुछ भी अगर एक लाइन में मौजूद है तो वो एरर है। वैलिडिटी उसमें मौजूद है, अदर देन द वैलिडिटी एवरीथिंग इज एरर। वो अब आपने सोचना है। ठीक है जी, फिर कंक्लूड करते हैं लेक्चर को। ओके, अल्लाह हाफिज।